हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th साइंस, चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस और हमारे एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलीज को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि गैसेस का एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आंसर है, alveoles are the balloon-like structures where the exchange of gases takes place. alveoli वो बैलून की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. alveoli की जो walls होती हैं उसके पास बहुत सारे blood vessels का एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ होता है। If the alveolar surface were separate, it would cover about 80 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर एल्वियोली की सरफेस को सेपरेट कर देंगे तो ये अराउंड 80 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो कवर कर लेगा। दिस लार्ज एरिया मेक्स ओके This large area makes alveoli efficient for exchange of gases. ये इतना बड़ा एरिया alveoli को efficient बनाता है कि gases इतने large amount में exchange हो पाएं। Question number 10. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट की तरफ पहुंचाता है जहां पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कैप्सूल्स। ये ब्लड के आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कैप्सूल्स में होता है। इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, sufficient oxygen will not able to reach all parts of the body resulting in production of less energy। तो अगर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंचा तो एनर्जी का अमाउंट भी कम प्रोड्यूस होता है। तो यही वो बोल रहे हैं कि जो एनर्जी बनेगी वो कम होगी, क्योंकि आपको पता है जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है, जब वो ऑक्सीजन से मिलता है तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ही सफिशिएंट नहीं है तो फिर एनर्जी भी प्रॉपरली अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगी। Moreover, deficiency of hemoglobin in the human body will result in anemia। इस वजह से एक और प्रॉब्लम है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग अनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन की कमी की मतलब कमी होने से नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन हाँ जी, ब्लड में जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बताएं और ये नेसेसरी क्यों है। Both oxygenated and deoxygenated blood has to be transported by heart in human being। ह्यूमन बीइंग में चाहे ऑक्सीजन वाला ब्लड है चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों ही ब्लड को हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। So blood passes through heart twice in one cycle is known as double circulation। तो एक साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार जाएगा, मतलब एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इट इज नेसेसरी बिकॉज अवर बॉडी मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग एनर्जी। ये जरूरी क्यों है कि डबल सर्कुलेशन का होना, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है और उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट ऑक्सीजन। और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो इसके लिए ऑक्सीजन का अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। दिस इज डन टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि जो हार्ट होता है जिसके पास 2 पोर्शन होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, जो सेप्टम के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। अब अगर ये ब्लड मिक्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा जाएगी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी बनेगी।
जिससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो आपको ये लिखना है। चैम्बर्स 4 होते हैं। पोर्शन वाइज बात करें तो दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हिस्से में ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा और राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, what are the differences between transport of materials in xylem and phloem? xylem और phloem के बीच जो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है इनके अंदर, उनमें क्या फर्क है? xylem transports water and minerals in plants। जो xylem है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। phloem transports food, amino acid and other photosynthesis products। जबकि जो फ्लोइम है वो फूड, अमीनो एसिड और दूसरे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिजिकल फोर्सेस सच एज ट्रांसपिरेशन पुल आर रिक्वायर्ड। फिजिकल फोर्सेस जो कि जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर तक जाएंगे और एरियल पार्ट्स के थ्रू उनका लॉस हो जाएगा, ताकि प्लांट जो है वो अपनी टॉप मोस्ट हाइट तक पानी और मिनरल्स को रिसीव कर सके। यहाँ पे अदर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स तो थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, अमीनो एसिड एंड अदर प्रोडक्ट्स कर लिया उन्होंने, एंड अदर प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ना कट ही करती है, क्योंकि अदर तो ऑक्सीजन हो गया, वो तो वो मतलब बाहर ही कर देता है। मैं इधर कर देता हूँ मार्कर से, लाइक transportation occurs in upward direction only. Oh, no, sorry. Transport of food through the phloem requires ATP, adenosine triphosphate energy. फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के थ्रू, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटी। तो फिजिकल फोर्स जाइलम में चाहिए होता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर एटीपी का एनर्जी चाहिए होता है। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट से ऊपर ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो फ्लोइंग का ट्रांसपोर्टेशन है वो बोथ डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जो मान लो लीव्स है वो इन बिटवीन कहीं पे है, तो फिर वो प्लांट के ऊपर भी हिस्से में खाना पहुंचाएंगे और नीचे भी एनर्जी या फूड पहुंचाएंगे। ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनमें जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को रूट से दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट्स की तरफ प्लांट के। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये लीव से जो भी मटेरियल होता है वो दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। तो ये चार पार्ट्स हैं जो आपको एज इट इज लिखनी है। Then compare the functioning of the alveoli in lungs and nephrons in kidneys with respect to their structure and functioning। अब हमें एल्वियोली का फंक्शन जो लंग्स के अंदर है और नेफ्रॉन का फंक्शन जो किडनीज के अंदर है उसको कंपेयर करना है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बेसिस पे। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या चीज है, तो alveoli स्ट्रक्चर बेस्ड आप बोल सकते हैं कि alveolis आर द स्मॉल एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा जाए तो इकट्ठा ही हो गया है। स्ट्रक्चर क्या है कि स्मॉल एयर सैक्स होती है, छोटी छोटी हवा की जैसे थैलिया टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, या बैलून लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हो, और लंग्स में होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेफ्रॉन में बोमेन कंप्राइजेस बोमेन कैप्सूल, ग्लैमुलस एंड ट्यूबुलस थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमस कैप्सूल है, ग्लोमुलस है और ट्यूबुल्स है, जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि नाइट्रोजन वाला वेस्ट मटेरियल ब्लड से सेपरेट किया जा सके। एल्वियोली में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, नेफ्रॉन में ट्यूबुलर या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलीज लंग्स में प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन्स किडनी में प्रेजेंट है। हालांकि इन्होंने खुद भी मेंशन कर दिया है, बट चलिए यहाँ पे लिख दिया। कंसिस्ट ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और यहाँ पे भी थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत ज्यादा ग्रुपिंग में, जो फिल्ट्रेशन के काम में यूज होती हैं। तो मतलब ये कंपेयर होता है, तो कंपेयर का मतलब तुलना करनी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि डिफरेंस लिखने होते हैं, सिमिलैरिटीज भी कंपैरिजन में आ जाती है। तो इस तरीके से ये आपके पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप कोई और पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो जो किसी बुक से या किसी नेट से रेफर किया गया हो। तो लाइव प्रोसेस चैप्टर हमारा विद एक्सरसाइज आज फिनिश हुआ। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।